सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल HN क्लासेस। तो आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर 14 इकोसिस्टम पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो आप इजीली जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, वो पार्ट 1 का लिंक होगा। तो गाइज आइए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 इकोसिस्टम। गाइज हमने लास्ट वीडियो में डिकम्पोजिशन तक हमने सब एक्सप्लेन कर दिया था। अब हमें इस वीडियो में डिकम्पोजिशन के स्टेप्स एक्सप्लेन करने थे और उसके आगे के टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, H2O एंड न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजर्स। तो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन अकर इन फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इज fragmentation of detritus. Fragmentation is the breakdown of detritus into smaller particles by the detrivores. तो हम फ्रैगमेंटेशन के अंदर डेट्रीवोर्स की हेल्प से ब्रेकडाउन करवाते हैं डेट्राइटस का स्मॉलर पार्टिकल के अंदर। तो इसका एग्जांपल हमारा क्या होगा? अर्थवॉर्म। सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एसेट्रा secrete their digestive enzyme over detritus. The enzyme degrade detritus into simpler inorganic nutrients. This is called catabolism. तो आपको easily समझ आ रहा होगा, काफ़ी easy लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं। तो अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं जो हमारा है लीचिंग। The simple and water soluble inorganic nutrients formed during catabolism go down into a deep layers and get precipitated as a unavailable salt. The process is called leaching. तो हम अब फोर्थ स्टेप पे चलते हैं, वो जो हमारा ह्यूमिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। जो हमारा जब प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा ह्यूमस बनता है उसे हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमारा ह्यूमस कैसा होता है, ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस इज़ अ डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस that is formed in a soil during decomposition of detritus. तो हमारा फिफ्थ स्टेप है मिनरलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस by which humus is further degraded by the some microbes to release inorganic nutrients like Ca2+, Mg2+, K+, NH4+ and so on. तो फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन। ये काफ़ी बार हमारे बोर्ड में पूछा गया है कि 5 मार्क्स के अंदर आ जाता है, तो हमें सारे पार्ट 6 के सारे स्टेप हमें एक्सप्लेन करके बताने होंगे। अगर हमारा 3 मार्क्स में आता है तो हमें बस इसके स्टेप लिख के छोड़ देने कि ह्यूमिफिकेशन हो गया, लीचिंग हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, ये स्टेप के 5 स्टेप लिख के हम लीव कर देंगे, तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। अगर हमें 5 मार्क्स का आता है तो सबसे पहले हमें डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसके 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ कंपोजिशन क्वालिटी ऑफ डेट्राइटस अफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो इसका आंसर देखिए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन will be slower if the detritus is rich in lignin and chitin, will be quicker if the detritus is rich in nitrogen and water soluble sugar. तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार हमारे बोर्ड में पूछा गया है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और ये नीट के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर पूछा जाता है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लोअर कब होता है, व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी स्लोअर। तो आप क्या लिखेंगे? जब डेट्राइटस हमारा रिच होता है लिग्निन और काइटिन के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ क्लाइमेटिक कंडीशन अफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। फर्स्ट पार्ट इसका वार्म एंड सोइल मॉइस्चर, ये स्पीड अप द डिकम्पोजिशन, ये स्पीड को अप करता है डिकम्पोजिशन के अंदर। लोअर टेम्परेचर एंड एनोर्बियोसिस, ठीक है, ये इनहिबिट करता है डिकम्पोजिशन को। तो अब हम एनर्जी फ्लो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एनर्जी फ्लो। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। लेस देन 50% ऑफ टोटल सोलर रेडिएशंस is
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है पार। तो पार की हमारी क्या फुल फॉर्म होगी? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। ये नीट के अंदर भी आ चुका है वाला क्वेश्चन, और हमारे बोर्ड के अंदर भी आपके एमसीक्यू के फॉर्म में ज़रूर आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। बट द प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पार। वट इज़ पार? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जब भी आप पार बोलो तो एक बार अपने माइंड में रिकैप कर लेना इसकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या होती है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं। सन से हमारी एनर्जी आती है प्लांट के अंदर और ग्रासेस के अंदर, ठीक है। ये हमारा होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, और इसे हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो प्लांट से हमारे गए गोट के अंदर, ठीक है। प्लांट्स और ग्रासेस का गोट ने खा लिया, चेन है हमारी। ये हमारी क्या हुई? प्राइमरी कंज्यूमर हुए हमारे गोट, और गोट क्या होते हैं? हमारे हर्बीवोर्स। और इससे हम क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। थर्ड हमारा वुल्फ हो गया, इसे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। ये कार्निवोर्स होते हैं हमारे, तो हमारे थर्ड ट्रॉपिक लेवल में डाल देते हैं इसे। फोर्थ हमारा होता है लायन, वुल्फ को खा लेते हैं, तो ये हमारा टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, तो इसे हम फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में डाल देते हैं। और लायन को हम क्या कहते हैं? टॉप कार्निवोर्स। The number of tropic levels in any food chain is restricted 3 or 4 because transfer of energy from one trophic level lower to the next trophic level follows 10% energy transfer law। ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अच्छे से इसे ध्यान रखना। There are various kinds of food chains like grazing food chain, ठीक है, जिसके अंदर जो स्टार्ट होता है हमारा ग्रासेस के साथ में और प्लांट्स के साथ हमारे, और दूसरी पार्ट होता है हमारा डेट्राइटस फूड चेन, जिसे हम कहते हैं DFC, स्टार्ट्स विद डेट्राइटस, डेड ऑर्गेनिक मैटर। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम GFC इज द मेन चैनल फॉर एनर्जी फ्लो। GFC और DFC, तो फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, GFC क्या होता है? GFC हमारे क्या था? गेजिंग फूड चेन, और DFC क्या था? हमारा डेट्राइटस फूड चेन। GFC एंड DFC आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एट सर्टेन लेवल्स एज देयर मेंबर्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर फूड, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रॉपिक लेवल। तो मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं हम। ट्रॉपिक लेवल। Tropic level is a specific place occupied by an organism in food chain of the ecosystem। तो हमारी 4 टाइप्स के ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं लाइक ग्रासेस, प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन। सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर, एग्जाम्पल जो हर्बीवोर्स होते हैं हमारे, एग्जाम्पल काउ, गोट, जू प्लैंक्टन। थर्ड ट्रॉपिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं कार्निवोर्स, एग्जाम्पल वुल्फ, जैकल, फॉक्स। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हमारे टर्शियरी कंज्यूमर, जो हमारे टॉप कार्निवोर्स के अंदर आते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग क्रॉप? हाउ इट कैन बी मेजर? Each tropic level has a certain mass of living material like biomass at particular time is called standing crop। वाली डेफिनेशन 1 नंबर में पूछ लेते हैं आपसे, तो इसे अच्छे से देख लो। स्टैंडिंग क्रॉप कैन बी मेजर्ड बाय मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास। सेकंड, कास्टिंग नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, Ecological pyramid। Ecological pyramid is a graphical presentation of relation between producer and consumer of a food chain in an ecosystem। Ecological pyramid are prepared on the basis of following parameters। First is number, biomass, energy। तो हम इन तीनों में देखते चलेंगे साथ साथ। Pyramids of number, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा ग्रासलैंड होता है, जो हमारा ये हमेशा अपराइट होता है। ये पूछ लेते हैं कि पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या होता है? अपराइट होता है। तो इस हमें क्या MCQ में क्या लिखना है? अपराइट होता है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर ये नंबर वगैरह देख लेना,
ये क्वेश्चन आते नहीं वैसे, ठीक है, इसका नंबर कभी नहीं पूछे जाते, पर आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसके अंदर आपका काम आ सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड होता है, वो भी अपराइट होता है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है, पिरामिड ऑफ बायोमास शो ए डार्क डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास पोन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, ये होता है हमारा इन्वर्टिबल। ये चीज़ ध्यान रखना, कौन सा अपराइट होता है, कौन सा इन्वर्टिबल होता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये भी हमारा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम इज़ ऑलवेज अपराइट। इसका रीज़न पूछ लेते हैं, बिकॉज ओनली 10% एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अब इसके अंदर पिरामिड ऑफ एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है, बस देख लो, इसकी वैल्यू याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आते नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस नोट्स का, अगर आपको चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं आपको सेंड कर दूँगा इसकी पीडीएफ पूरी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिस्कस विद एन एग्जांपल वेयर वन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इज अ फूड चेन, ठीक है। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन लाइक स्पैरो, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये वाला काफ़ी बार पूछ लेते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इफ़ ए स्पैरो ईट्स सीड्स फ्रूट्स पीज एसेट्रा, तो ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आता है, ठीक है, हर्बीवोर्स हुआ। अगर स्पैरो हमारे इंसेक्ट खाते हैं तो क्या हमारा ये स्पैरो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आएगा, तो ये हमारी लिमिटेशन हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो स्पैरो हमारी बोथ होती है, मतलब हमारी हर्बीवोर्स भी होती है और कार्निवोर्स भी होती है। तो लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, if an organism occupies more than one trophic level in a pond chain of an ecosystem, it can be represented only in one trophic level in an ecological pyramid. In ecological pyramid, only a food chain is represented that really does not exist in nature. Saprophytes that feed dead and decaying matter are not represented in ecological pyramid at any level, although they play a great role in nature, because ये हमारा क्यों नहीं, मतलब रीज़न क्या है इसका, हमारा सैप्रोफाइट्स क्यों नहीं आती है हमारे इसके अंदर, बिकॉज नंबर ऑफ सैप्रोफाइट्स इन नेचर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, ठीक है। हम इसे एस्टिमेट ही नहीं कर पाते हमारे कितने नंबर ऑफ सैप्रोफाइट्स हमारे हैं नेचर में प्रेजेंट, तो इस वजह से हम इसके अंदर फूड चेन में हमें नहीं लाते इसके अंदर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ अ sequential and gradual change in species composition of an area. Ecological succession may be ज़िरार्क और हाइड्रार्क सक्सेशन, ठीक है। ज़िरार्क हमारा ड्राई होता है और हाइड्रार्क हमारा वाटरी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हमारे ज़िरार्क सक्सेशन के अंदर लाइकन आता है, मोसिस आते हैं, फंड्स आते हैं, हर्ब्स आते हैं, फिर श्रब्स आते हैं, फिर ट्रीज, ठीक है। और हमारा हाइड्रार्क के अंदर फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज प्लांट स्टेज एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, मार्शमैलो स्टेज, स्क्रब स्टेज एंड ट्रीज फॉरेस्ट। ये याद करने वाली चीज़ है, इसके सारे स्टेप ये देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लाइकन और फाइटोप्लैंक्टन हमारे पायनियर स्पीशीज भी कहते हैं, और जो हमारे बीच के स्टेप होते हैं ये सीरियल स्टेज कहते हैं, ठीक है। इसे सीरी भी कहते हैं, अगर आप नीट में पूछेंगे तो इसे सीरी बताना है, और इसके पार्ट्स पूछ लेंगे, ठीक है। और लास्ट हमारी जो ट्रीज़ होती है हमारी क्लाइमेक्स होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी की होती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन दो मे बी ए प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। Primary succession occurs where no living organism or biotic community exists. Primary succession is a slow process. Secondary succession occurs where natural biotic communities have destroyed.
Secondary succession is a fast process because soil and nutrients are already present in it. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. The movement of nutrient elements through various components of the nature is called nutrient cycling. Nutrient cycling is also known as biogeochemical cycle. Okay. Functions of reservoir of nutrients. Reservoir meets the defect that arises due to imbalance in the rate of influx and efflux. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैंडिंग स्टेट. The amount of nutrient elements like carbon, nitrogen, phosphorus, calcium found in a soil of an ecosystem at a particular time is called standing state. इसकी डेफिनेशन याद कर लेना अच्छे से, ठीक है भाइयों. तो स्टैंडिंग स्टेट वेरीज फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम, सीजन टू सीजन. तो ये हमारा डिफरेंस होता है गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर. जो हमारे गैसेस होते हैं न्यूट्रिएंट्स हमें एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है. और जो हमारे सेडिमेंट्री होते हैं ये हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं. गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में न्यूट्रिएंट्स गैसेस फॉर्म में होते हैं और सेडिमेंट्री में नॉन गैसेस फॉर्म में होते हैं. तो इसका एग्जांपल गैसेस का हमारा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और सेडिमेंट्री का फॉस्फोरस साइकिल. तो ये कार्बन साइकिल अपनी देख लेना, ये बनाने को कभी नहीं आती पर एक बार अपनी नॉलेज के लिए देख लेना इसे, ठीक है. ये फॉस्फोरस साइकिल ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी. इसके अंदर मैं बताता हूँ नीट के अंदर क्या आता है इसके अंदर. तो हमारा सबसे पहले होता है हर्बीवोर्स, फिर आता है हमारे कार्निवोर्स, ठीक है. ये प्रोड्यूसर सबसे पहले तो हमारा प्रोड्यूसर हो गया, उससे हर्बीवोर्स आते हैं, फिर कार्निवोर्स, फिर डेट्राइटस, फिर उसके बाद में डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है जो सोइल सॉल्यूशन में हो जाते हैं, फिर वो रन ऑफ हो जाता है, ठीक है. यहाँ से अपटेक होके फिर से प्रोड्यूसर बन जाता है. कुछ रन ऑफ में चले जाते हैं, कुछ अपटेक हो जाता है. लास्ट हमारा स्टेप है रॉक्स फॉस्फेट जो हमारा वेदरिंग होके सोइल सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है. तो इसके अंदर डिकम्पोजिशन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है हमारा. तो ये वाला क्वेश्चन हमारा नीट में पूछा जाता है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया. ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. ध्यान रखना कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है हमारा, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है. तो हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे, डिस्टिंग्विंग बिटवीन कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल. तो कार्बन साइकिल देख लो, इट इज़ ए मेजर कंपोनेंट, इट्स मेजर कंपोनेंट इज़ गैसियस. फॉस्फोरस का इट्स मेजर कंपोनेंट्स इज़ नॉन गैसियस, ठीक है. इसका सेकंड पॉइंट ये देख लेना, इट हैज़ मैनी स्टेप्स, इट हैज़ लेस स्टेप्स, ठीक है. देयर आर रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ कार्बन एज CO2, देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है. इट इज़ वेरी क्विक, इट इज़ वेरी स्लो. 4 पॉइंट लिख के आ जाना, फुल नंबर है, ठीक है. ये लास्ट हमारा डिफरेंस देख लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर. ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, इसका डिफरेंस आप अपने आप रीड कर लेना. आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें वीडियो पे. अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप किसी भी टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना. मैं आपका डाउट किसी भी टाइम क्लियर कर दूँगा. पर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करनी है मेरी वीडियो, जितना हो सकता है उतनी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.